होनी तुम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे साथियों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2025 को लेकर के जीएस और साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने विगत वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को रखा है। तो प्यारे दोस्तों, देरी किए बिना शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे अधिक जो विधानसभा के अंदर सदस्य हैं दोस्तों, वो किस में है, वो आपके उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो दोस्तों 403 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों 278 सीटें मौजूद हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो दोस्तों 294 सीटें हैं। और बात करते हैं दोस्तों किसकी, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं विधानसभा की। अब कुछ बातें आप और ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो विधानसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम, तो दोस्तों वो हो सकती हैं 500। कितनी हो सकती हैं, 500। और कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम हो सकती है दोस्तों 60। कितनी हो सकती है, 60। लेकिन अगर हम देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से भी कम क्या है, विधानसभा की सीटें मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम में कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों सिक्किम के अंदर वर्तमान में दोस्तों आपकी 32 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 32 सीटें हैं। और अगर पूछा जाता है सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो सबसे कम अगर पूछा जाएगा सबसे कम, तो दोस्तों सबसे कम जो होंगी वो होंगी आपके पुदुचेरी में। पुदुचेरी में सबसे कम सीटें हैं विधानसभा की। कुल कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों 30 सीटें मौजूद हैं। तो यहाँ से याद करने के लिए आप जो बहुत अच्छी तरह से समझना कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस में है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम किस राज्य में है, राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम में है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दोस्तों क्या है, पुदुचेरी में है। यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ से आपको याद करना है कि जो विधानसभा होती है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक। क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। और मेरे दोस्तों, इनको एमएलए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएलए भी कहते हैं। यूपी की जो विधान परिषद है, एक तो विधानसभा है और एक क्या है, विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है, विधान परिषद जिसके सदस्य क्या होते हैं, जिसके सदस्य कहलाते हैं एमएलसी। तो यूपी की विधान परिषद में भी सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी, 100 सीटें हैं। तो यहाँ से आप याद करना, यूपी की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में 403 है। और विधान परिषद में कितनी है, तो 100 है, जो सबसे ज़्यादा है। इन सीटों का जो आवंटन किया जाता है दोस्तों, वो जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यूपी की विधानसभा में सीटें भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में कहा यह गया है कि अस्थियों तथा दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो इस बात को हम समझते हैं क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी या डी। तो मैं आपको बताता हूं, दांतों और अस्थियों में जो पाया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों क्या, कैल्शियम फास्फेट। क्या कहा जाता है, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए, CA3PO4(2). मेरे प्यारे दोस्त, इसमें एक बात और आप ध्यान से समझना, दांतों के ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं इनेमल पदार्थ। इनेमल पदार्थ, तो जो इनेमल पदार्थ होता है ये दोस्तों हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। सबसे मजबूत पदार्थ होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है दोस्तों वो किस में है, वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो मैंग्रोव वन है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन, ये सुंदरवन बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो सुंदरवन में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। बात करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेंगे, तो आप जवाब देंगे गुजरात में। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, गुजरात में मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे जो अधिक वन है मेरे दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक वनों की संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये बात आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बरूनी किस देश से आया था। किस देश का रहने वाला था अल बरूनी। बात करते हैं अल बरूनी के बारे में, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो दोस्तों याद रखना, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था, ख्वारिज्म पर। और ख्वारिज्म पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ भारत लेकर के आया था।
जिसमें से दोस्तों उत्बी था, बेहाकी था, अलबरूनी था और कौन था? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। तो यहाँ पर एक नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों फिरदौसी का, फिरदौसी। और फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी ये भी याद रखना, इसने लिखी है शाहनामा। क्या लिखी है? शाहनामा लिखी है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसने लिखी है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। किताबुल हिंद पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अलबरूनी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हिंदू ग्रंथों का सबसे पहले अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था? तो दोस्तों वह है अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी या अलबरूनी है। तो दोस्त याद रखना ये किस देश का निवासी था? दोस्त ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। ठीक है। और उज्बेकिस्तान में जगह पड़ती है ख्वारिज्म, वहां से इसको लाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? यानी अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में अमीर खुसरो नहीं रहे? तो अगर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी रहे हैं दोस्तों, गैसुद्दीन बलबन के काल में भी रहे हैं और जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी रहे हैं। और दोस्तों एक राजा था दोस्तों कैकूबाद, इसके काल में भी रहे हैं और मोहम्मद के काल में भी रहे हैं और दोस्तों मुबारक खिलजी के काल में भी रहे हैं। मुबारक खिलजी, तो मुबारक खिलजी के काल में भी दोस्तों कौन रहे हैं? आपके अमीर खुसरो रहे हैं। तो ये जो है इल्तुतमिश के दरबार में नहीं रहे, अर्थात इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। इल्तुतमिश इनसे पहले था, इल्तुतमिश के बाद ही आए थे। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो देख रहे हैं आप, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का काल देखा? तो इन्होंने दोस्तों 7 सुल्तानों का काल देखा। कितने सुल्तानों का काल देखा? 7 सुल्तानों का काल देखा और 7 सुल्तानों के काल में कवि के पद पर विराजमान रहे। यहाँ पर एक नाम देखेंगे दोस्तों गैसुद्दीन बलबन। तो गैसुद्दीन बलबन ने इन्हें नाम दिया था तूत-ए हिंद का। किसका नाम दिया था? तूत-ए हिंद का नाम दिया था। अर्थात भारत का तोता अमीर खुसरो को किसने कहा था? तो दोस्तों बलबन ने कहा था। यहां से आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे? क्या मेरे प्यारे दोस्तों वो द्योत वंश के थे, हर्णक वंश के थे या मौर्य वंश के? दोस्तों नंद वंश के थे। तो अगर हम देखेंगे तो अशोक जो राजा थे दोस्तों मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका बेटा फिर बाद में गद्दी पर बैठा जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक नाम था। और अशोक के बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था दोस्तों? बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या कर देता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो अशोक किस वंश के शासक थे दोस्तों? मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ पर आप याद करेंगे इंपोर्टेंट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद था। और दोस्तों हर्णक वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखना ये है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए यहां से आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, भूकंप को मापने के लिए तो दोस्तों बताएंगे क्या एंडोस्कोप का, थर्मामीटर का, या सोनोग्राफ का, या सिस्मोग्राफ का? तो अगर हम देखते हैं भूकंप को मापने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं थर्मामीटर, तो आप जानते हैं इसका प्रयोग टेम्परेचर मापने में किया जाता है। किसमें? टेम्परेचर मापने में किया जाता है। भूकंप के बारे में कुछ बातें और भी जानिएगा कि भूकंप का पिता किसको कहते हैं? तो दोस्तों भूकंप का जो पिता कहा जाता है वो जॉन माइकल को कहा जाता है। जॉन माइकल को कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों वो रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की गहनता किसके द्वारा मापी जाती है? गहनता, तो दोस्तों ये मार्कोनी स्केल के द्वारा भूकंप की गहनता मापी जाती है। ठीक है, यहां से आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पर कहा गया है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? क्या विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन बी, या विटामिन ए? तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों? ये है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत पूछा जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों क्या? गाजर। क्या है? गाजर है। यहां पर देखेंगे तो प्यारे दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण होता है कौन सा? बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी रोग। और बेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोरी। अगर हम देखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। और दोस्तों अल्सर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्सर। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एक रोग होता है जिसको कहते हैं रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना।
रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों वो हैं बी और सी, बी और सी। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये भी आप याद रखना। तो वसा में घुलनशील विटामिन है के, ई, डी और ए। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, कीड़ा, कीड़ा। दोस्तों कीड़ा से याद रखेंगे आप कि ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। अब इसमें से जो आप विटामिन डी देख रहे हैं, यानी विटामिन जब आप डी देखेंगे तो इस विटामिन की खासियत ये है, ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और मेरे दोस्तों इस विटामिन को गरीबों का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपको जवाब देना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? यानी सबसे पहले व्याकरण को लिखने वाला विद्वान कौन था? तो दोस्तों क्या कल्हण थे, या मैत्रेय थे, या दोस्तों कालिदास थे, या फिर आपके पाणिनि थे? तो मेरे प्यारे साथी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पाणिनि। पाणिनि ने दुनिया में सबसे पहले संस्कृत की व्याकरण लिखी थी। और संस्कृत की व्याकरण किस नाम से लिखी थी दोस्तों? तो ये लिखी थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के नाम से। तो इनकी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्री कौन थे साथियों? वो थे पाणिनि। बात करते हैं दोस्तों कल्हण। कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हण है। और कालिदास के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी बड़े बड़े नाटक लिखे हैं। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो साथियों 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहना चाहिए था कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो मेरे दोस्तों उसका निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। और मैं आपको बताता हूं शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किस काल को कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं शाहजहां के काल को। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? तो आप जानते हैं शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल के अंदर, आगरा के अंदर ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, और दोस्तों दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और आप देखेंगे तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जबकि दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो याद रखना शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलेंगे यहां से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए 7वीं अनुसूची में दोस्तों क्या राज्यपाल की शक्तियों का, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, इसका उल्लेख किया गया है। अगर आप देखेंगे तो याद रखना सैफोर 7 और सैफोर संवर्ती सूची, क्या बोलेंगे? सैफोर 7 और सैफोर संवर्ती सूची। तो सूची का उल्लेख किया गया है। अब सूची कितने प्रकार की होती है? तो सूची 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जिसको कहते हैं दोस्तों राज्य सूची, और एक होती है दोस्तों आपकी संघ सूची। क्या होती है? संघ सूची। और तीसरी आती है दोस्तों जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। इसमें केवल वो काम रखे जाते हैं राज्य सूची में जो राज्य के अधीन आते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती कराना, लेखपाल की भर्ती कराना, ठीक। और संघ सूची में वो काम आते हैं जो केवल केंद्र करती है, जैसे कि रेल विभाग पर काम करेगी, डाक विभाग पर काम करेगी, बैंकिंग सुधार पर काम करेगी। संवर्ती सूची में वो काम आते हैं जिस पर केंद्र भी एक्शन ले सकता है और राज्य भी एक्शन ले सकता है, जैसे कि एजुकेशन। जैसे क्या बोला मैंने? एजुकेशन बोला। तो एजुकेशन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो प्यारे दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल रूप से सूची कितनी थी। तो मूल रूप से सूची की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी। और वर्तमान में पूछी जाती है कि वर्तमान में सूचियाँ कितनी है संविधान में? तो दोस्तों 12 हैं। कितनी है? 12 सूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था? यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था? क्या चंगेज खान को पराजित किया था दोस्तों, या नादिर शाह को पराजित किया था, या हैमू विक्रमादित्य को, या बाजीराव को? तो मेरे प्यारे दोस्त पानीपत की अब तक कितनी लड़ाई हो चुकी है? तो पानीपत की अब तक 3 लड़ाई हुई है, जिसमें जो पहली लड़ाई हुई थी वो दोस्तों 1526 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी लड़ाई दोस्तों आपके 1556 में हुई थी, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी दोस्तों वो 1761 में हुई थी। 1761 में हुई थी। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हम बात कर रहे हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? वो अकबर के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था दोस्तों? वो हैमू बक्कल के बीच हुआ था। हैमू बक्कल, जिसको हैमू विक्रमादित्य कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगर हम देखें तो इतिहास में कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, तो इतिहास में अब तक कुल 13 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो जो अंतिम राजा थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे हेमू विक्रमादित्य। ये अंतिम किंग है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। यहां से आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13वां क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है, यानी किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जहां पर लोकसभा भी हो और जहां पर राज्यसभा भी हो, तो समझ लेना, सॉरी, जहां पर विधानसभा भी हो, जहां विधानसभा भी हो और दोस्तों क्या हो, विधान परिषद भी हो, विधान परिषद, विधानसभा भी हो और क्या हो, विधान परिषद भी हो, अर्थात जहां एमएलए भी हो और जहां पर एमएलसी भी हो। अभी हमने आपको बताया तो दोस्तों कुल ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो कुल ऐसे 6 राज्य हैं। अब उन 6 राज्यों को हम कैसे याद करेंगे, तो प्यारे दोस्तों उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को आप अच्छी तरह से लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है प्यारे बच्चों। वो ट्रिक ये है कि यूं आम बिकते हैं, यूं आम बिकते हैं, यूं आम बिकते हैं, ये मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों। इस ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं कि कुल कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो U4 हो जाएगा दोस्तों क्या, U4 हो जाएगा आपका यूपी, और A4 हो जाएगा दोस्तों क्या, आंध्र प्रदेश। A4 क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो MA4 क्या हो जाएगा, तो MA4 हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। B4 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बिहार हो जाएगा, बिहार। उसके बाद में दोस्तों CA4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। और TA4 क्या हो जाएगा, तो TA4 हो जाएगा दोस्तों क्या, तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि कुल मिलाकर के 6 राज्यों में ही क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो प्यारे दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए ऐसा कौन सा स्टेट है जो इसमें नहीं आया, तो दोस्तों बिहार भी है, कर्नाटक भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन गुजरात नहीं है। तो गुजरात राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिरोध का क्या मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या है, ओम है, क्या है, ओम मात्रक है। अब बात करते हैं जूल किसका मात्रक है, तो दोस्तों जूल जो है कार्य का मात्रक भी है, ऊर्जा का मात्रक भी है। ठीक है, बात करते हैं पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक है, किसका, दाब का। दाब के अन्य मात्रकों की अगर हम चर्चा करें तो मेरे दोस्तों दाब का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एक मात्रक और होता है जिसको कहते हैं पास्कल। दाब का एक मात्रक होता है जिसको कहते हैं टोर, क्या होता है, टोर होता है, एक मिली बार भी होता है। डाइन किसका मात्रक है, तो दोस्तों डाइन जो है वो एक बल का मात्रक है, किसका, बल का। बल का एक मात्रक दोस्तों न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक दोस्तों डाइन भी होता है, बल का मात्रक दोस्तों अर्ग भी होता है, क्या होता है, अर्ग। अर्ग में भी चीज़ों को मापा जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं प्यारे साथी, और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात है दोस्तों कर्नाटक में है, ये किस नदी पर स्थित है। तो अगर हम देखें तो क्या दोस्तों ये शरावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर या कावेरी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा शरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात को दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 200, ये लगभग 255 मीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो मेरे दोस्तों वो है कुंची कला, क्या है, कुंची कला जलप्रपात। कुंची कला जलप्रपात है, ये लगभग कितना ऊंचा है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो है लगभग 455 के समथिंग, 450 या 455 मीटर के समथिंग ये ऊंचा है। ये भारत का सबसे ऊंचा सीधी रेखा में गिरने वाला जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। और बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों वह है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों वह है विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए प्यारे दोस्त यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले क्वेश्चन में कहा गया है भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है, क्या दोस्तों पोर्टो नोवा है, या प्यारे दोस्तों सारोजेवो है, या ब्राजीलिया है, या तो दोस्तों थिम्पू है। तो आप जानते होंगे दोस्तों क्या है, थिम्पू है। और भूटान के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसे क्या कहा जाता है, इसे बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहा जाता है, अर्थात इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों भूटान को जाना जाता है। और बात करते हैं ब्राजीलिया, अर्थात ब्राजीलिया किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ब्राजील की राजधानी है, किसकी, ब्राजील की राजधानी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने
भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है आपको बताना है। क्या महात्मा गांधी सेतु है, या भूपेन हजारिका है, या रविंद्र सेतु है, या अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज है? तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब से पहले यानी 2017 से पहले जो सबसे लंबा नदी पुल हुआ करता था वो हुआ करता था पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल। लेकिन 31 जुलाई 2017 को एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था भारतमाला परियोजना। उसके बाद इस परियोजना के तहत एक पुल बनाया गया जिसका नाम था भूपेन हजारिका पुल। तो भूपेन हजारिका पुल जो है ये दोस्तों सबसे लंबा नदी पुल है भारत का। और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये दोस्तों ये किस नदी पर है, तो दोस्तों ये लोहित नदी पर है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर लोहित नहीं होगा तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी होगा। और ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो दोस्तों ढोला को सदिया से जोड़ता है। ढोला को किससे जोड़ता है, सदिया को जोड़ता है। तो ढोला को सदिया से जोड़ने का काम करता है। और ये सबसे लंबा नदी पुल और कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों, तो याद रखना ये असम में है। कहाँ पर है, असम में स्थित है। यहाँ से हम चर्चा करें तो भूपेन हजारिका कौन है, तो भूपेन हजारिका असम के एक प्रसिद्ध गायककार हैं, उनके नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 2019 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को, 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें नंबर 1 कौन आती हैं, नंबर 1 आती हैं दोस्तों भूपेन हजारिका। भूपेन क्या आती हैं, हजारिका आती हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो दूसरे पर नंबर आते हैं नाना देशमुख। नाना देशमुख आते हैं, नाना देशमुख। भूपेन हजारिका, नाना देशमुख, पर एक नाम और आता है बड़ा प्रसिद्ध, मैं भूल रहा हूँ। नाना देशमुख हैं, भूपेन हजारिका हैं, और एक है दोस्तों आपके प्रणब मुखर्जी। कौन है, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर के 3 लोगों को जो है 2019 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यहाँ से देखें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन 18, और आपसे पूछा गया है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील, आपको सुनकर के अचंभा होगा प्यारे साथी कि जो लोकटक झील है ना वो तैरती हुई झील है, और किस राज्य में है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है आपके किसमें, मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस लोकटक झील पर एक उद्यान बना हुआ है, एक उद्यान है। वो कौन सा उद्यान है, तो वह है दोस्तों केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और इसको भी तैरता हुआ उद्यान कहा जाता है। ये किस पर है, लोकटक झील पर है। जब लोकटक झील तैरती हुई है तो दोस्तों ये उद्यान भी तैरता हुआ है। चलिए खैर यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या मेरे प्यारे साथी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, ये किया था दोस्तों किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आप देखेंगे तो ये जो विरोध किया था, इस आंदोलन में जो विरोध किया गया था वो किसानों से अधिक लगान लेने के विरोध में किया गया था। अंग्रेज किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे, तो उसके विरोध में वहाँ की महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया था, जिसका नेतृत्व संभाला था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें नाम दिया था क्या, सरदार। क्या नाम दिया था, सरदार दिया था। यहाँ से होने के बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20, और दोस्तों इसमें आपको बताना है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो अभी मैंने इसका जिक्र किया था, भारतमाला परियोजना दोस्तों किससे संबंधित है, ये सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे, सड़क मार्ग से संबंधित है। इसकी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों 31 जुलाई 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो प्यारे दोस्त इस तरीके से आज का ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।